गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भाई म्यूचुअल फंड आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने आई थिंक लास्ट सेशन लास्ट टॉपिक फंड फैमिली के बारे में बात की थी। एक फंड और उस फंड की बहुत सारी स्कीम्स है ना, और उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड फैमिली। और कल हम लोगों ने सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए थे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के, याद है ना? ओके चलो आगे देखते हैं। उसके बाद अब ये जितने भी आप आगे पढ़, अच्छा कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्कीम्स होती है? दो मेन। कौन सी? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में यूनिट्स फिक्स होती है, वेरिएबल होती है। ओपन एंडेड में वेरिएबल होती है, क्लोज एंडेड में फिक्स होती है। कौन सा ज्यादा लिक्विड होता है? ओपन एंडेड ज्यादा लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि फंड खुद यूनिट्स भी खरीद सकता है। याद आ रहा है? कौन सा फंड लिस्ट हो सकता है? क्लोज। इसलिए क्लोज की कितनी प्राइसेस होती है? दो। कौन सी? लिस्टेड एंड एनएवी। याद आ रहा है? नाइस। चलो फिर मैंने आपको बताया था कि या तो ओपन एंडेड फंड होगा या क्लोज एंडेड होगा, और उसके बाद अभी आप जो भी पढ़ रहे हो ये सब की सब उसकी स्कीम्स है, मतलब इन अ वे सब टाइप्स है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा कुछ तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे, आप हेडिंग देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि फंड अल्टीमेटली फोकस किस पे करता है। तो ये आपके सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक एक करके चेक करना। इधर देखो, बस इधर देखो, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं। ये कहाँ गए सब देवव्रती? सभी सुयस कुठे? हाँ मतलब घूम रहा है? हाँ नो नो आने दो उसको। हाँ चलो भैया, तो कौन कौन सी स्कीम्स है चेक करना। फर्स्ट दे सेइंग इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नाम से क्या समझ में आ रहा है? वाह लॉजिक्स मैन। इनकम ओरिएंटेड मतलब कैसे? मेजर फोकस किस पे है? इनकम पे। वाह, कैसे मिलती है इनकम? इन्वेस्टमेंट से इनकम मिलती है। हट साले घटिया लोग। इनकम ओरिएंटेड मतलब इसका मेजर फोकस किसके ऊपर है? फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में। इसका मेजर फोकस एक फिक्स्ड इनकम के ऊपर है ना। सो जब आप बोलते हो इनकम ओरिएंटेड मतलब मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे को कम मिला तो चलेगा लेकिन मेरे को मिलना चाहिए रिटर्न्स, इस इनकम ओरिएंटेड। तो इनकम ओरिएंटेड पैसे किस में इन्वेस्ट करेगा ज्यादा? हाँ फिक्स्ड इनकम मतलब डेट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्यों? डेट पे फिक्स रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं आपको, है ना, इसलिए पैसा किस में इन्वेस्ट करेगा? डेट में इन्वेस्ट करेगा। सो पहला इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो ये यूजुअली पैसा मेजरली किस में इन्वेस्ट करते हैं? डेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहला। सेकेंड देखना ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ किस में दिखती है? इक्विटी में, है ना। अच्छा अगर आपने जो स्टॉक्स खरीद दिए अगर अप्रिशिएट हो गए तो रिटर्न ज़्यादा होते हैं, अगर अप्रिशिएट नहीं हुए तो रिटर्न्स कम रहते हैं, बराबर है। अच्छा कितनी मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकती है आपको? इक्विटी के ऊपर कोई लिमिट है, कोई अपर कैप है कि 30% के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं। सो पैसा ग्रो भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम डीग्रो भी हो सकता है। सो ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब इसका मेजर फोकस किसके ऊपर है? इक्विटी, है ना। ये कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है? इक्विटी। इनकम ओरिएंटेड डेट, ग्रोथ इक्विटी। समझ में आ रहा है ना? हाँ आगे देखते हैं। हाई ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय हाई ग्रोथ स्कीम्स? ज्यादा इक्विटी में। तो पहले वाली कम इक्विटी थी क्या? वो भी इक्विटी थी ना, ज्यादा कम क्या होती है इक्विटी पे? रिस्क हाई रिटर्न्स हाई, मतलब ये तो पढ़ लिया होगा तुमने एकदम संक्षिप्त में। सुनो हाई ग्रोथ स्कीम्स क्या होती है। अच्छा आप सी, जब आप किसी भी एंटरप्राइज या किसी कंपनी की बात करते हो ना, सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस टू दैट कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। किसी भी आप एक लीन स्टार्टअप की बात करना, और परहैप्स अ स्टार्टअप विच इज इनटू प्रॉफिट्स। आई एम सॉरी आई डू नॉट हैव मच एग्जांपल्स ऑफ अ स्टार्टअप विच इज एक्चुअली इनटू प्रॉफिट्स दीस डेज, बट किसी भी स्टार्टअप की आप बात करोगे ना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज और चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ कंपनी विच इज़ वेरी स्टेबल। सो आज से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाटा मोटर्स की बात करता हूँ विच इज़ लाइक अ 120-130 ईयर ओल्ड कंपनी, तो आज अगर टाटा मोटर्स से आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि इस साल के उसके जो रेवेन्यूज हैं वो नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएंगे, इट विल नॉट हैपन, राइट। वो सिर्फ ऐड ही हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होंगे। कारण उसने अपना ऑलरेडी वो ग्रोथ वाला स्टेज देख लिया है, जो उसका पीक था वो उसने ऑलरेडी देख लिया है। तो वैसा ही कि ईयर ऑन ईयर हो सकता है नंबर्स बढ़े, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी नहीं दिखेगी। आप अपनी बॉडी की बात करना। अच्छा जब आप इत्तू से थे, है ना,
हुए तो इतने से होंगे, थोड़े बहुत बड़े छोटे हैं ना, सब अपने अपने अलग अलग साइज लेंथ के हिसाब से पैदा हुए होंगे। अच्छा, अब छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी आप सब ये जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, आप उस प्रियदर्शिता में आ गए, है ना। तो अब वो बचपन से लेके आपकी जो भी हाइट हेल्थ है कि आप 3 फीट के हो, 4 फीट के हो, 5 फीट के हो, इट टुक सम ईयर्स, है ना, उसको कुछ साल लग गए। अच्छा, एक पॉइंट के बाद फिर आपकी हाइट हेल्थ जो है सब स्टेबल हो जाती है। हेल्थ तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती, हेल्थ तो अपन जहाँ थोड़ा खाना पीना वापस चालू कर दिया सब तरफ से शरीर निकलना चालू हो जाता है, बट उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी जिस स्पीड से चीज़ें बचपन में बढ़ती थी, है ना। कि आप ऑलरेडी 6 फीट के हो, अभी भी आपकी हाइट हर साल बढ़ जाती है, हर साल आपके पिछले साल के 6 महीने वो पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। सुयश, कपड़े छोटे होते हैं अपने अभी नहीं, तो स्टेबिलिटी आ गई। कपड़े, ये भी कपड़े ही है ना, हाँ, सब बहुत बदतमीज टाइप के लोग हैं, इधर ध्यान। तो बात किस चीज़ की है कि जो अर्ली स्टेज कंपनीज होती है ना, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंपनी विच इज़ वेरी स्टेबल, राइट। तो जब आप टाटा मोटर्स की इक्विटी खरीदोगे उसमें आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। अच्छा, किसी अर्ली स्टेज कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, क्या एग्जाम्पल हो गया यार, सच में यार, मैं तो कोई स्टार्टअप में ढूंढता रहता हूँ, कोई स्टार्टअप एक ऐसी मिल जाए जो बोले कि मैं प्रॉफिट में हूँ यार, वेरी बैड कंडीशन। ओला, हाँ मतलब मैं नहीं बोलूँगा प्रॉफिट में, बट इवेंचुअली समडे दे वुड बी इन प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ मॉडल टेस्टेड है। टेस्ला इज नॉट अ स्टार्टअप यार, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड्स है। टेस्ला, स्पेसएक्स की आप बात करो तो दे आर लाइक जायंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। रेयरली यार, मतलब आई जनरली डू नॉट हैव एन इंस्टेंस ऑफ अ स्टार्टअप। हाँ यार, आप ये ज़रूर देख सकते हो, बुक माई शो इज़ वन एंटिटी, एक बिजनेस था जिसने कम टाइम में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रजिस्टर किए हैं। सो आई थिंक वो एक रेवेन्यू मॉडल है, बुक माई शो पे एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो। तो ओयो भाई, दे हैव रूम फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रॉफिट्स, सो आई डोंट थिंक सो। हाँ क्या, ओयो नहीं आएगा यार, ओयो बहुत चैलेंजिंग है। इनका जो नया कॉन्सेप्ट आया ना, जो इन्होंने अभी ये हॉस्टल वाला और वो सब मॉडल जोटेल और ये सब स्टार्ट किया है, इट विल गिव देम गुड नंबर्स, बहुत अच्छी ब्रांड बन जाएगी, वैल्यूएशन मिल जाएगा, प्रमोटर मे एग्जिट टुमारो, बट मतलब जो मेरे को अपेरेंटली दिखता है आने वाले 3 साल 5 साल वो इन प्रॉफिट्स इज़ अ वेरी रेयर थिंग। मतलब अभी तो क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब इतनी सारी होटल्स, दे हैव लाइक 2 लाख टाइप्स ग्लोबली, 2 लाख 2.5 लाख टाइप्स, मजाक नहीं होता। मतलब आप ये मान के चलना 7-8 साल तो इनको ब्रेक इवन करने के लिए लगेगा अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं तो। और जो डिस्काउंट मॉडल इनका है, आई डोंट नो इफ यू बुक्ड एन ओयो एवर, मुश्किल है, मतलब इस तरीके की कॉस्टिंग में सर्वाइव करना भी मुश्किल है। अच्छा, अब बात किस चीज़ की है कि ये जो अर्ली स्टेज कंपनीज होती है, फिर जो न्यूजेन कंपनीज होती है, बिकॉज ये लोग अपने अपने फर्स्ट राउंड ऑफ बिजनेस में है, तो यहाँ पर ना आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू अ कंपनी विच इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो जब आप हाई ग्रोथ स्कीम्स की बात करते हो ना, हाई ग्रोथ मतलब ये भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो अर्ली स्टेज कंपनीज है उसकी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। सो मोर रिस्क मोर रिटर्न वाला। अच्छा, उनके कोलैप्स होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं बिकॉज अर्ली स्टेज है। जो मैं आज बोलूँ कि टाटा स्टील 2 महीने में 2 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन, इट विल टेक टाइम। क्यों? इतने सालों की लेगेसी है, उन लोगों की एक्सपीरियंस है। स्टार्टअप का हो सकता है वो कल थी आज नहीं हो, कोई भरोसा नहीं है, मतलब बिल्कुल जल्दी से उठ सकती है। तो हाई ग्रोथ स्कीम्स मतलब रिस्क भी ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम रिटर्न की पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली थोड़ी सी बढ़ जाती है। और हाई ग्रोथ स्कीम्स आगे देखना, टैक्स सेविंग स्कीम्स। अच्छा, जिसने टैक्स बढ़ाया, आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, डिडक्शंस मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो टैक्स सेविंग स्कीम्स बेसिकली आपको एक लॉक इन दे देती है कि 3 साल तक आप वो इन्वेस्टमेंट सेल नहीं कर सकते हो और आप उसमें इन्वेस्ट करो, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको डिडक्शन के फॉर्म में बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो टैक्स सेविंग स्कीम का मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना था, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सारी की सारी स्कीम स्टार्ट की थी। टैक्स सेविंग स्कीम्स बाकी आपको ऐसा कोई बहुत रिटर्न्स नहीं देगी, एक मॉडरेट रिटर्न्स आते हैं, लेकिन फायदा किस चीज़ में मिलता है, एटलीस्ट आपको टैक्स बच जाता है। सो अगर आप वो 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो तो उस केस में टैक्स सेविंग स्कीम्स आपके लिए बेटर होती है, बिकॉज स्लैब्स कम कर देती है आज टैक्स सेविंग स्कीम्स। आगे देखना नेक्स्ट, हाइब्रिड। हाइब्रिड इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन किसका? इक्विटी एंड डेट, है ना, इज बेसिकली हाइब्रिड स्कीम। मतलब बैलेंस स्कीम है, कुछ पैसा इक्विटी में डालती है, कुछ पैसा ये डेट में डालते हैं, और हाइब्रिड स्कीम्स। हाँ, नेक्स्ट देखना हेज फंड्स। अच्छा, हेजिंग खैर आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, अभी बिल्कुल शॉर्ट में समझना हेजिंग का मतलब क्या होता है। हेज बेसिकली इज एन एक्टिविटी। हेज मतलब क्या होता है कि
कैसे समझोगे आप? ये लोग ना थोड़े से वोलेटाइल ट्रेड्स करते हैं। व्हाट आर वोलेटाइल ट्रेड्स? जैसे आप एक अब किसी का भी, खैर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेना, सुयश घर से पैसे आते हैं अपने, है ना, हर महीने कुछ पॉकेट मनी आती होगी आपको। अच्छा अब देखना, जैसे आपके घर से जो भी अमाउंट आता है, जैसे 10,000, 12,000, 15,000 जो भी घर वाले भेजते हैं आपको, और उसमें 3-4 एक्सपेंसेस बड़े बड़े मेजर है जो आपको ऑलरेडी पता है। पहला आपका रहने का खर्चा आता है, दूसरा आपका मेस का खाने का खर्चा आता है, थर्ड ट्रांसपोर्ट आता है, फ़ोन का आता है ना। ये 4-5 मेजर है जो आपको हर महीने आपको पे करना नहीं करना है। ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। बाकी अगर फिर आप किसी और को भी पाल रहे हो तो उसका खर्चा भी आपके जिम्मे आता है। तो नो पता नहीं ऐसा रिएक्शन क्यों दिया इन लोगों ने। तो अच्छा, अब जो भी खैर केस रहे अपने को पता नहीं है, बट आपको पता है कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं और वो सब माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचता है। पहली बात, बचता है कि नहीं बचता है, वो सबसे पहला सवाल होता है। और बच गया तो उससे अपने को पूरा महीना कैसे प्लान करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके चलते हो, है ना। महीने की 20 तारीख आती है, उसके बाद फिर अपन लोग डेट लेना स्टार्ट कर देते हैं। 30 तारीख तक अपन लोग उधार लेते रहते हैं, वेट करते हैं कि 1 तारीख को जैसे ही पैसे आएंगे, तो जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले अपना जो पुराना डेट है वो आप राइट ऑफ करते हो ताकि नया अकाउंट आप इस महीने का फिर से खोल सको। तो अब हेजिंग क्या है, मैं आपको क्यों ये सब बातें बोल रहा था। जैसे यहाँ पे आपके पास ना बहुत एपिटाइट नहीं है कि आप पैसा बचा लो, उस पैसे को हम लोग कहीं इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो आपकी, अगर मैं रिस्क कैपिटल की बात करूँ तो आपकी जीरो है। एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्क कैपिटल है ही नहीं। रिस्क कैपिटल किसके पास होती है कि मेरे पास सरप्लस कैश है, सारा पैसा यूटिलाइज करने के बाद एक अमाउंट, एक पूल मेरे पास और बच गया जिसका मुझे यूज ही पता नहीं है, वो मेरी रिस्क कैपिटल है। या फिर रिस्क कैपिटल हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर वो पैसा कल जीरो भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपकी रिस्क कैपिटल होती है, राइट। अच्छा, आपके महीने से के 10,000 रुपये आते हैं और मैं 10,000 में से आपको बोल रहा हूँ 5,000 इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे, राइट। ये इक्विटी आपको रिटर्न्स देगी नहीं देगी उसका भी कोई भरोसा नहीं है, और वो भी आपने जो इन्वेस्ट किया सब सट्टे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया कि बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो आज आपकी वो एपिटाइट नहीं है कि आप वो इस तरीके का पैसा डाल सको। अब हेज फंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले दे हैव दोज इन्वेस्टर्स हु हैव सुपर हाई नेटवर्थ, UHNI बोलते हैं इनको, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिनके पास एक बहुत डिसेंट अमाउंट रिस्क कैपिटल के फॉर्म में होता है। कि आज से फॉर एग्जांपल इफ देर इज एन इंडिविजुअल जिसकी नेटवर्थ मान लो 100 करोड़ की है, उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसने अपने पोर्टफोलियो में से 5 करोड़ रुपए अलग निकाला कि ये पैसा या तो कल 50 हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, राइट। मोर रिस्क मोर रिटर्न वाला गेम है। तो मैंने क्या किया, वो 5 करोड़ का एक ब्लॉक निकाल के और एक हेज फंड को दे दिया और उस हेज फंड को बोला कि तू जितने रिस्की ट्रेड करना चाहे, जितने कॉम्प्लेक्स ट्रेड करना चाहे कर, लेकिन मेरे को इसके ऊपर डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, मतलब हेवी रिटर्न्स चाहिए। तो आएगा तो आएगा, बहुत आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। ये आपकी रिस्क कैपिटल होती है। तो हेज फंड्स बेसिकली हम लोग इसको रिच मैन्स म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड आप अपने जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कि भाई छोटे छोटे अमाउंट हम लोगों ने दे दिए, इसको हम लोग रिच मैन्स म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जो लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से बड़े अमाउंट रेज करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो अमाउंट आप देते हो बहुत छोटा होता है। हेज फंड एग्जैक्टली उल्टा है। हेज फंड क्या करता है, कम लोगों से ज़्यादा अमाउंट्स लेता है, राइट। तो इसमें आप ऐसा नहीं देखोगे कि इसके 5 लाख इन्वेस्टर्स है, 7 लाख इन्वेस्टर्स है। इसमें कितने होंगे, 500 इन्वेस्टर्स होंगे, 700 इन्वेस्टर्स होंगे, लेकिन जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो करोड़ में होता है। 1 करोड़ दिया आपने, 2 करोड़ दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, उस तरीके से आपने पैसा इन्वेस्ट किया। ये एसेंशियली आपके हेज फंड्स होते हैं। हेज फंड्स का चार्म क्या है कि ये कुछ अलग ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको ट्रेड स्ट्रैटेजीज का एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूँ, कारण आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, कारण अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पढ़ानी है। तो बाद में जब एक बार मैं आपको ट्रेड आइडियोलॉजी समझाऊंगा उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वो एक्चुअली में ट्रेड्स करते क्या है। अभी बस ये ध्यान रखना कि हेज फंड क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर से बड़े अमाउंट रेज करता है और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, और ये जो भी पैसा है ये पूरी 100% रिस्क कैपिटल है, राइट। मतलब अगर वो मैंने झोंक दिया, उसको मिल गया तो मिल गया, अगर जीरो भी हो गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, वो वाली मेरी कैपिटल है। अरे समझ में आ रहे हेज फंड्स। नेक्स्ट देखना, लीवरेज फंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लीवरेज? हाँ, FM, इतना यूनानिमस आंसर आया। हाँ जी, लीवरेज फंड्स क्या होते हैं? अच्छा सी, एक होती है आपकी बोरोड कैपिटल, एक होती है ओनर्स कैपिटल। अब खैर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने आई एम श्योर ऑलरेडी पढ़ा होगा। बट जो भी पैसा आपके पास होता है ना, हमेशा कैपिटल की कॉस्ट होती है। वो पैसा आपका खुद का है या पैसा आपने किसी से लिया है, हमेशा उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्यों होती है?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि सपोज आज मेरे पास 50 लाख रुपए रखा हुआ है स्पेयर में, जो मेरा पुराना प्रॉफिट था। अब ये पैसा या तो मैं मेरे बिजनेस में लगाऊंगा या फिर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगर कहीं और मैं इसको इन्वेस्ट करता तो सपोज मेरे को 10% कम से कम उस पर रिटर्न्स मिलते हैं, तो मेरे लिए इस कैपिटल की कॉस्ट कितनी हो गई? 10%। कि अगर मैं उसको अपने बिजनेस में लगा रहा हूं तो मेरे को कम से कम 10% मिलना चाहिए, कारण अगर मैं इसको बाहर कहीं लगाता तो मेरे को 10% मिल ही रहा था। तो मेरे लिए मेरी खुद की कैपिटल की कॉस्ट कितनी हो गई? 10%। ना बोरोड कैपिटल मतलब जो पैसा मैंने उधारी पर लिया है ना, मैंने मार्केट से पैसा रेज किया। अब से फॉर एग्जाम्पल लीवरेज फंड क्या होता है कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसने 8% पे पैसा बोरो किया, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो गई? 8%। अब ये क्या करेगा? ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ये सारा का सारा पैसा जो उसने बोरो किया है वो इन्वेस्ट करेगा, एंड एट एवरी पॉइंट इट विल मेक श्योर कि जो भी उसका ROI है, जो भी उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, दैट इज मोर देन 8%। वो 8% से ज़्यादा है, कारण 8% आपकी कॉस्ट ही है। तो प्रॉफिट में कब रहोगे आप कि आपने 11% किया, 12% किया, तो आपने प्रॉफिट कमाया, कारण आपकी कैपिटल की एक मिनिमम कॉस्ट ऑलरेडी अटैच्ड है, राइट। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? लीवरेज फंड। लीवरेज फंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिस्क कैपिटल के ऊपर है, मेरी कैपिटल के ऊपर ऑलरेडी कोई मिनिमम कॉस्ट है जो मुझे इनकर करना ही करना है। तो मैं प्रॉफिट कब करूंगा? जब उस बोरोड कैपिटल की कॉस्ट के ऊपर अगर मेरे रिटर्न्स आते हैं तो ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आ रहा है सबको समझ में? इस बेसिकली लीवरेज फंड। तो लीवरेज फंड लीवरेज आउट करता है। किस चीज़ को लीवरेज आउट करता है? अपनी रिस्क कैपिटल को लीवरेज आउट करता है, वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल है। मनी मार्केट मतलब ये किस में इन्वेस्ट करता है? मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज क्या होती है बाद में पढ़ेंगे। हाँ, रियल एस्टेट फंड्स, यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। रियल एस्टेट फंड्स ये एक्चुअली सेक्टोरल फंड्स होते हैं आपके, इसको हम लोग सेक्टोरल फंड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टोरल फंड्स? एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट फंड इज वन ऑफ दो सेक्टोरल फंड्स। कल मैं आपको फार्मा का एग्जांपल दे रहा था, याद है ना? फंड फैमिली पढ़ा रहा था तब बता रहा था। तो सेक्टोरल फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, इनके जनरल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते। ओके अब ये रियल एस्टेट हो सकता है, FMCG हो सकता है, रिटेल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कब सेक्टरल फंड्स बहुत पॉपुलर हैं और कब चलते हैं एक्चुअली में? जहाँ आपको ना मार्केट बहुत डायरेक्शन स्पेसिफिक लगता है। जैसे कि आप अगर एक सिंपल से एग्जांपल देखो, अभी यार मतलब फ्यू सेक्टर्स आई ऑलवेज बैंग ऑन। बैंकिंग फर्स्ट, मतलब इफ आई हैड टू इन्वेस्ट ऑल माई मनी इन वन सेक्टर इट वुड बी बैंकिंग एंड फाइनेंस, आंख बंद करके। अब इसका एडवर्स और पॉजिटिव साइड क्या है दोनों मैं आपको बताता हूँ। सी, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज का नेगेटिव साइड ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कंपनीज या कॉर्पोरेट्स कोलैप्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी फाइल करते हैं, तो पहला सेक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट करता है वो बैंकिंग है। अभी पिछले 2-3 साल अगर आप देखते हो ना, तो दे वर द वर्स्ट टाइम्स फॉर बैंक्स इन इंडिया। यार पुराना कोई आपने खैर मेरा कोई वीडियो नहीं देखा होगा, खैर यूट्यूब पे भी आई एम श्योर काफ़ी कुछ पुराने वीडियोज़ होंगे। मैं ना पहले हमेशा बोलता था कि एक सेक्टर ऐसा है जो भारत में कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, दैट वाज बैंकिंग। और उसका रीज़न ये था कि RBI एज अ वॉचडॉग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। मतलब इन लोगों का जवाब ही नहीं है, एंड अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और फंडा अपने आप पे बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर इनको ऐसा लगता है ना कि बैंक के NPS बहुत बढ़ गए, ये इमीडिएटली ऑर्डर दे देते हैं और बैंक को वाइंड अप कर देते हैं। अपने रूल्स ही उस तरीके से बने हुए हैं। US की बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स हुई, उसकी वजह से US का पूरा बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। यूरोप में तो कंट्रीज़ ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी जब सब प्राइम हुआ था 2008-2009 में। इंडिया समहाउ सर्वाइव्ड दैट टाइम। हम लोग फिर भी बच गए। अपने यहाँ पे नई रिसेशन आया, स्लो डाउन ज़रूर था, रिसेशन नहीं था, एंड एज एन इकॉनमी वी सर्वाइव्ड। मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी बैड फेस फॉर बिजनेसेस, बट वी समहाउ सर्वाइव्ड। नहीं कोलैप्स होने का एक रीज़न ये था कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हम लोग वो टाइम बच गए। अब क्या हो गया कि जब से आपका ये IBC आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, कंपनीज हैव स्टार्टेड फाइलिंग बैंक्रप्सी वेरी वेरी इजीली। अब आप कुछ ग्रुप्स के आपने नाम सुने हो नहीं सुने मेरे को बताइए। पुंज लॉयड, अतुल पुंज की कंपनी है, नेवर हर्ड? ओके। दमानिया ग्रुप, 2-3 दमानिया ग्रुप है। हाँ, वीडियोकॉन इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप यार। DHFL गया 4,000 करोड़ प्लस।
वीडियोकॉन आई थिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखो तो रिलायंस कम्युनिकेशन है यार, ये जायंट्स थे अपने टाइम के। एंड मतलब इन लोगों ने जो एरा देखा है बिजनेस का, देव सीन दैट फेज फ्रॉम रेगुलेटेड इकॉनमी टू अ फ्री इकॉनमी इन इंडिया पोस्ट एलपीजी। तो ये उसके पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उसके आने के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। बट फिर बहुत सारे फैक्टर्स थे, फिर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ थी, कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत था जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एक्चुअली लूप्ड आउट। अब गॉड आई 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 फॉर दिस मतलब ये एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है तुम्हारी, है ना, रोज़ उठा के लाना पड़ेगा अभी तुमको। तो अच्छा, बात किस चीज़ की है कि अभी जब से कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल करना स्टार्ट की ना, तो उसकी वजह से बैंक एज अ सेक्टर कोलैप्स्ड। व्हाई? बिकॉज जब कोई कंपनी बैंक्रप्ट होती है ना, तो वो 500 करोड़, 800 करोड़, 2000 करोड़ इस तरीके के डेट्स कॉल ऑफ कर देती है। अच्छा, अपने जैसे लोग जब बैंक्रप्ट होते हैं, इंडिविजुअल्स जब बैंक्रप्ट होते हैं, अपने को तो पहले बैंक नोटिस भेज भेज के मार डालती है। मतलब भारत में इंडिविजुअल डिफॉल्ट बहुत कम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जो क्वांटम है ना कि जिसकी वजह से बैंक्स को हिट होता है, वो एक्चुअली में कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स होती है। अब कल जैसे किंगफिशर ने डिफॉल्ट कर दी, किंगफिशर ने डिफॉल्ट की थी कि 4000 करोड़ की डिफॉल्ट की। आप कितने की डिफॉल्ट करोगे? 25 लाख, 50 लाख। तो वो 25-50 लाख ना बैंक के दांत में भी नहीं अड़ता है। लेकिन जब कंपनीज डिफॉल्ट करती है ना, तो उनके क्वार्टरली नंबर्स पे इम्पैक्ट आता है। एंड टेलीकॉम की वजह से, एविएशन की वजह से, फिर ये जो कुछ 8-10 बड़ी इंसॉल्वेंसीज हुई है इन पास्ट 2 ईयर्स, आप एसबीआई से लेके तो प्राइवेट सेक्टर, आप आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी की बात करना है, एचडीएफसी समहाउ वाज द लीस्ट हिट बैंक इन इंडिया। बाकी तो बैंक्स की हालतें खराब हो गई। एसबीआई अपने पूरे जीवन में इट रिपोर्टेड लॉसेस, क्वार्टरली लॉसेस। और लॉसेस कैसे थे? छोटे छोटे लॉसेस नहीं थे, दे आर टॉकिंग ऑफ 15,000 करोड़ एंड 16,000 करोड़ लॉसेस। मतलब बैंक लॉस में है। अब सोचना, भारत में अगर किसी के पास पैसा है तो वो बैंक्स है, और अगर बैंक की बोलती कि मैं ही लॉस में हूँ तो देश की हालत क्या होगी, राइट? तो ये सब चैलेंजेस थे। एनीवे, मतलब ऑल सेड एंड डन, आई थिंक टाइम की बात है। वो एक फेज बुरा था, बट अपने यहाँ पे सेक्टरल फंड्स एक्चुअली में अच्छे चलते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो देख लो कि कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हो। अभी खैर ये जो नए नए रेगुलेशंस आ गए ना, इसकी वजह से कंपेरेटिवली बैंक्स बेटर है। आने वाले 3 साल 5 साल एक्चुअली में बैंकिंग सेक्टर के हैं इंडिया में। तो ऐसा अगर कोई फंड आता है कल जो प्योरली बैंक्स के ऊपर फोकस करता है या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के ऊपर फोकस करता है, दे विल डू एक्चुअली गुड। आईटी है, आईटी हैज़ ऑलवेज बीन अ हॉट केक इन इंडिया। ऑयल है, ऑयल का खैर थोड़ा वो इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत रहता है, बट ये 3-4 सेक्टर से बहुत से, फार्मा, मतलब चलती है सब कंपनीज। हाँ, मिले कुछ नो, तो डिपेंड्स मतलब कौन से सेक्टर में आप सोचते हो। अच्छा, सेक्टरल फंड समझ में आ रहा है? सेक्टरल फंड मतलब क्या करता है? एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आगे देखना नेक्स्ट, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स? अच्छा, अब ये टाइटल ही देखना, कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट ये है कि जो पैसा मैंने लगाया है वो नेगेटिव ना हो। से फॉर एग्जाम्पल, कोई म्यूचुअल फंड है जिसने प्रॉमिस किया कि आपको साल के एंड में वो 9% रिटर्न्स देगा, तो उसने कितने रिटर्न्स प्रॉमिस किए आपको? 9%। अब मान लीजिए उसने कुछ पैसा डेट में लगाया, कुछ पैसा इक्विटी में लगाया, ओके, एंड से जो मैंने डेट में पैसा लगाया उसमें मेरे को 9% का एक्सपोजर है। मतलब अगर मेरे को इक्विटी में लॉस करना है तो मैं मैक्सिमम 9% नेगेटिव जा सकता हूँ। अगर मैंने डेट में पैसा लगाया तो डेट मेरे को 9% देता है, मतलब अगर मुझे लॉस करना है तो 9% का एक कूलेंट मिलता है मेरे को, राइट? कि इधर +9% है तो इधर -9% है, राइट? तो अगर मैं इक्विटी में खेलना चाहूँ, ये मेरा पैसा डेट में, अगर मैं इक्विटी में खेलना चाहूँ तो कितना खेल सकता हूँ? 9% की रेंज तक खेल सकता हूँ। यार है सबको समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, आधा पैसा डेट में लगाता हूँ, आधा पैसा इक्विटी में लगाता हूँ, और उस पॉइंट पर मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरी इक्विटी 9% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इक्विटी 9% की नीचे जा रही है, आई विल सेल। क्यों? क्योंकि मुझे 0 रिटर्न्स मिले चलेंगे, लेकिन मेरे रिटर्न्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इस कैपिटल प्रोटेक्शन। सो कैपिटल प्रोटेक्शन में आपका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो पैसा मैंने लगाया वो कभी भी नेगेटिव ना हो। इज बेसिकली अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें लीवरेज फंड में क्या डिफरेंस है?
लीवरेज फंड और कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम में। हाँ जी, किसमें? लीवरेज फंड में जीरो भी हो गया तो चलता है, ओके। और कैपिटल प्रोटेक्शन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक देखो छोटा सा डिफरेंस क्या है। कैपिटल प्रोटेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, बस मेरे को नेगेटिव होना ही नहीं है, राइट। लीवरेज फंड में आपके लिए बेंचमार्क क्या बन जाता है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपके लिए बेंचमार्क बन जाता है। तो वहाँ पे जीरो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए बेंचमार्क कितना है, जीरो। मतलब मेरे को जीरो से नीचे नहीं आना है। लेकिन अगर लीवरेज फंड हूँ मैं, तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इफ़ माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, तो मेरे लिए बेंचमार्क रेट इज 9%, मतलब मैं 9 के नीचे नहीं जाऊँगा। तो बेस दोनों में अलग अलग है। अगर कैपिटल प्रोटेक्शन है तो उसमें बेस क्या आपके लिए, जीरो। 1% भी आया तो रिटर्न है, 2% भी आया तो रिटर्न है, 5% भी आया तो रिटर्न है, क्योंकि 5 आपने कमाया। लेकिन जब आप लीवरेज फंड की बात करते हो तो उसमें आपने पैसा बोरो किया है। जब बोरो किया तो ऑलरेडी मैं कॉस्ट दे रहा हूँ, और अगर मेरी वो कॉस्ट 9 है तो फिर अगर मैंने 5% रिटर्न्स कमाए तो वो रिटर्न नहीं है, वो 4% लॉस है। अगर मैंने 7% रिटर्न्स कमाए तो 7% कमाया नहीं, 2% का लॉस किया। क्यों? क्योंकि 9% आपकी कॉस्ट है। तो आपके लिए बेंचमार्क जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर 9% आपका बेंचमार्क है, जबकि कैपिटल प्रोटेक्शन में आपका बेंचमार्क कितना है, जीरो। आ रहा है समझ में? बाकी आई थिंक सेम है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स मतलब क्या है, एक म्यूचुअल फंड किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, इज अ फंड ऑफ फंड। कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मेरी कैपिटल शुड बी अनअफेक्टेड। तो जो भी पैसा आपने लगाया उस पर कुछ ना मिले तो चल जाएगा, बस वो माइनस नहीं होना चाहिए। पर्पस डिफरेंट है। यार एफडी करते हैं लोग, एफडी में कितना मिलता है अभी, 8%। ये स्टैंडर्ड है, 6.75 7 कुछ 6 देती है, मतलब 6-7 आप एवरेज मानना, ये रिटर्न है। इन्फ्लेशन कितना है आपका, इन्फ्लेशन कितना है? 6-6.5 मर जाओगे भाई। हाँ, ये 5.5 और 5.75 टू 6.5 6.7 ये आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब जो लोग एफडी करते हैं ना, एफडी आपको देती है 6.5%। आपका इन्फ्लेशन भी कितना है, 6-6.5% आपका इन्फ्लेशन है। मतलब 100 की वैल्यू अगले साल 106 रुपये हो जाएगी, और आपको एफडी कितना देती है, 6.5 आपको देती है। 100 की वैल्यू अगले साल 106 हो जाएगी। तो अपने को ना ऐसा लगता है कि एफडी एक्चुअली बहुत सेंसिबल ऑप्शन है, एफडी होनी चाहिए। एफडी सिर्फ इतने अमाउंट की होनी चाहिए आपके पास जो आपको लिक्विड कैश कभी भी लगता हो कि भाई मेरी एक्सीजेंसी इतनी कि मेरे को 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए किसी भी पॉइंट पर चाहिए, इतनी की एफडी होनी चाहिए। इसके ऊपर लिक्विडिटी सेंस ही नहीं है। अब वो कुछ नमूने मिलते हैं, एफडी है, कितने की एफडी है, सब 50 लाख की एफडी है। 50 लाख की एफडी क्या करेगा 50 लाख का, कभी भी लगता है क्या, ऐसा क्या लगेगा, मतलब कि एकदम से तेरे को एक ही दिन में 50 लाख रुपए चाहिए, एक ही मोमेंट पे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख की एफडी करा देते लोग। हाँ, ऐसा है कि इतना आ रहा है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसे का क्या करूँ। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट टूल ही नहीं मिल रहा है कि मैं पैसे का इन्वेस्ट करूँ, फिर एफडी रखो। ऑब्वियसली एफडी रखो, बिकॉज पैसा आइडल रखा तो वो नेगेटिव हो जाता है। तब से बाकी एफडी बिल्कुल डेड है यार। आज घर पे पूछना अपने कि एफडी है क्या, और दूसरा अगर बता सकते हैं आपको वो कि कितने की एफडी है, एक बार पूछना, आपको समझ में आएगा कि सबकी कैसी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। मतलब भारत में पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज। जेन्युइनली 99% लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है हमको। बस क्या होता है, कोई एजेंट आया, उसने बोला कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट। उसने बोला कि ये खरीद लो, खरीद लिया। उसने बोला कि इतनी की एफडी कर दो, एफडी कर ली। और वो सुन के हियरसे वाले फंडे अपने आप पे ज़्यादा चलते हैं। किसी ने बोला, किसी ने सुना, हम लोगों ने उसके हिसाब से एक्ट कर लिया। बट लॉजिकली फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप पे बहुत बड़ा फेल है। इनफैक्ट ये पढ़ाते पढ़ाते ही ना मेरे अंदर सच में सेंस आया कि आई शुड हैव माई प्लान रेडी, कि अगर मैं किसी को एग्जाम्पल दूँ ना तो एटलीस्ट अपने खुद के वांदे ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। तो ये पढ़ते पढ़ते ही मेरे अंदर थोड़ी अक्ल आई कि जेन्युइनली करना चाहिए। इसके पहले तो मेरी भी सेम हालत थी। आप आज से 6-7 साल पहले देखते हैं ना, अच्छा ऐसा नहीं था कि उसको फाइनेंसेस इतने थे कि मेरे को प्लान करने की ज़रूरत है, बट बड़ा अमाउंट हो छोटा अमाउंट हो, एटलीस्ट आपके ना ब्रैकेट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्टली पैसा जाता कहाँ है। अब इंश्योरेंस मेरे को इतना बड़ा वेस्ट लगता था ना, इंश्योरेंस मतलब मेरे को ऐसा लगता था इंश्योरेंस पैसा मेरा डेड हो गया साला, क्योंकि मैं इंश्योरेंस हमेशा रिटर्न्स के हिसाब से सोचता था। मेरे को ऐसा लगता था ये LIC मेरे को 4.75-5% देती है,
रिटर्न्स के हिसाब से मत देखना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमेशा आप सेफ्टी के हिसाब से देखना। तो वो 5% दे रहा है ना, उसको बोनस समझना आप। मतलब अगर वो कुछ ना देना तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए आपकी। क्यों, कब ज़रूरत पड़ेगी और कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यू शुड ऑलवेज हैव इंश्योरेंस पॉलिसी। और आई थिंक इंडिया हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर इंश्योरेंस इज नॉट इवन रिकग्नाइज्ड, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकग्नाइज्ड। अपने घर पे एक बार चेक करना आप लोगों की कितने लोगों की पॉलिसीज़ हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस है, एंडाउमेंट है, ये भी पूछना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि हालतें क्या है। मतलब कसम से बोलूँ, अपने तो मम्मी पापा ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं था अपने लिए, तो मैंने उन लोगों का इंश्योरेंस लिया हुआ है अभी सबका। बाकी मेरे तो पापा ने कभी इंश्योरेंस नहीं लिया। हाँ, उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, पिताजी ने एक बार, ऐसा नहीं कि पॉलिसी नहीं ली थी, मैं स्कूल में था तब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। एक कुछ एजुकेशन वाली कुछ थी, एक शादी वाली कुछ थी, और एक उनके रिटायरमेंट वाली थी। उनकी रिटायरमेंट वाली तो चल रही है, मेरी शादी, मेरा एजुकेशन, दोनों पॉलिसी लैप्स हो गई। क्यों, प्रीमियम ही नहीं भरा, तो दोनों पॉलिसीज लैप्स हो गई। और उसकी जगह ना वो साला वो सहारा की फटीचर डायरिया ले ली थी। इतना गुस्सा आता था ना मेरे को तब। वो सहारा की स्कीम आई थी ना, वो डेली का इंस्टॉलमेंट, यार आप लोगों को पता नहीं होगा वो सब, पेरेंट्स को पूछना है एक बार, बहुत भयंकर लोग उलझे थे उसमें। किसी के घर पे हम श्योर यहाँ पे निकलेंगे 3-4 लोगों के पेरेंट्स जिन्होंने वो पैसा डुबाया सहारा में। तो हमारी सबकी पॉलिसी बंद करवा दी पापा ने, और सहारा वालों को पैसा देते थे साले, सब चोर निकले वो तो। और मेरी सब प्रीमियम, सब इंश्योरेंस पॉलिसीज लैप्स हो गई, तो थी नहीं। फिर अभी 5-6 साल में मैंने धीरे धीरे सबकी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई। बट इंश्योरेंस का एकदम क्लियर फंडा रखना अपना, तो ज़बरदस्त वाला कैलकुलेशन है। और ये किसी से सुना हुआ है, मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 शुड बी द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। क्योंकि जब कोई आप किसी को बोलते हो ना कि पॉलिसी ली है, तो उसका अगला क्वेश्चन ये आता है कि कितने की पॉलिसी लूँ। अब आपकी नेटवर्थ क्या है मेरे को पता नहीं है, आपके पास फ्री कितना है मेरे को पता नहीं है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन रखना, रिस्क कैपिटल और लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। आपके सर पे आज 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। आपके सर पे 2 करोड़ का लोन है, 4 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। सिंपल, कि मर जाओ ना तो घर वाले खुश रहे 13 दिन के बाद, कि कुछ तो छोड़ के गए हमारे लिए यादों के अलावा। तो लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंपल। गोल्ड, मतलब आप किस्मत देखना इंसान की। लास्ट बैच, मेरे लास्ट बैच की भी वीडियो कोई देखेगा ना, गोल्ड, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि भाई भारत में गोल्ड का कच्चा आम कभी नहीं जाएगा, सर्टन है। और रीज़न बहुत सिंपल है कि महिलाएं हैं तब तक सोना है, चलेगा। सोना इज गोल्ड, वो वाले सोने की बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड की बात करें हम लोग, मतलब तुम उसके पहले अपना दिमाग लगाना चालू करो। तो ये चलने वाली एसेट क्लास है ना, एंड ओन perhaps the only asset class which can be used. I don't know how right that fact is, but that's what I read, and it said that 11% of the total gold is consumed in India by married women. अब मुझे नहीं पता कितना सही फैक्ट था, आई रेड इट ऑन इंस्टा। वो आधे लोग तो फेक मारते हैं साले, पता नहीं कितना जेन्युइन था, बट दिस इज व्हाट आई रेड। अब गोल्ड का ना, खैर शादी के पहले तक मैंने किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो किसी विद्वान प्राणी ने मेरे को बोला कि हर महीने 10 ग्राम गोल्ड खरीदो सब। हाँ, मैं जेन्युइनली, आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमारे इसमें ना वो शादी वादी के टाइम भयंकर टाइम पास कराते लोग, वो इतने हार चढ़ाने ने, इतने सेट चढ़ाने में फालतू का शोर शा, इतना गुस्सा आता है मेरे को। मतलब आई एम अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ी मेरे को सब चीज़ें। तो मैंने, आई कॉल्ड माई मदर। मेरी मम्मी, मतलब शी इज़ यूजुअली नॉट हैप्पी विथ माई इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शी ऑलवेज थिंक्स दैट आई एम डम्बेस्ट ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। maybe I think she is logically right because she doesn't know my equity exposure actually. तो उनको ऐसा लगता है कि मैं genuinely बहुत गधा हूँ इन सब चीज़ों को लेके, and I feel nice, somehow I feel nice because that's when the real wisdom comes. जब उनको लगता है ना कि मेरा बेटा बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो एकदम बेस्ट एडवाइस देती है वो। अगर वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेगी ना उस फेस को कि भाई अपना बच्चा अब समझदार हो गया, तो आई थिंक वो ज्ञान आना बंद हो जाएगा। तो आई लाइक इट दैट वे। तो आई टोल्ड माई मदर, मैंने मम्मी हर महीने गोल्ड खरीदना है। अब कितना गोल्ड खरीदना वो एक सब्जेक्ट मैटर रहता है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ हर महीने गोल्ड ले। मैंने कितना लेना चाहिए? बोले कुछ नहीं, 1.5 लाख रुपए का ले हर महीने। मतलब एक आपकी इच्छा है और एक सामने वाले की हैसियत है।
मतलब दोनों चीज़ें देखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको कुछ बोलना चाहिए। लाख 1.5 लाख रुपए गोल्ड, मतलब वो उस वक्त जब 25,000 रुपये का रेट था, तो लाख 1.5 लाख मतलब आप बोल रहे हो 40 ग्राम से 60 ग्राम गोल्ड हर महीने लेना है। मतलब क्या करेंगे मम्मी इतने सोने को? बोले नहीं शादी में लगता है ना। मतलब शादी मतलब क्या तोलना है आपको उसको? तो बोले नहीं नहीं फिर भी तोले। मैं इतना तो नहीं लूँगा, मैं हर महीने एक सिक्का ले लूँगा 10 ग्राम का, बस इतना मेरे को करना है, जो भी रेट होगा वो उसका जरूर है। बोले फिर पागलों वाली बातें करें, अब देख पहले कि कौन से दिन रेट का। मैंने मेरे को क्या मालूम कल क्या रेट होगा, आज का रेट मेरे को पता है कल का। तो मैंने एक डेट फिक्स की कि महीने की 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख को जो भी रेट होगा, 25 होगा तो 25, 50 होगा तो 50, उस रेट पे अपने को गोल्ड लेना है। अब मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बड़ी गलती है, आई स्टार्टेड टेकिंग, और हर महीने मैंने 10-10 ग्राम 10-10 ग्राम स्टार्ट कर दिया। शादी का टाइम आया, मम्मी ने पूछा कि कितना गोल्ड इकट्ठा कर लिया तूने। अब मैं नादानी में मैंने सच बता दिया कि इतना गोल्ड इकट्ठा किया। मम्मी ने चलो बहुत बढ़िया काम हो गया, इतना तो यहाँ से हो जाएगा, बाकी अपन और ख़रीद लेते। मैंने बोला कैसी बातें कर रहे हो, ये इतना कम पड़ रहा है आपको? तो अब खैर वो मत पूछना कितना क्या था, बट मेरे को सच में याद नहीं, मतलब मैं बुरी बातें याद ही नहीं रखता हूँ। मम्मी ने हमेशा बोला कि भाई नेगेटिविटी लाइफ में हमेशा दूर रहनी चाहिए, तो ये जितने भी खर्चे वाले काम है ना मैं सब भूल जाता हूँ एज इट इज़ करके। तो अब सब हो गया, हाँ मतलब वो जो मैंने इकट्ठा किया था मम्मी ने सब ले लिया, ऊपर और थोड़ा खर्चा करवाया और सब श्रीमती जी को दे दिया। वो क्या करती भगवान, मैं कसम से ना, मतलब किसी दिन अगर आपको जेल में मिलना तो मैं एक ही क्राइम करूँगा ईमानदारी से, मेरे घर में चोरी, कसम से। आई फील बैड यार, मतलब वेस्ट है यार, डेड है। वो साल में 2 बार कभी उसका वो ज्वेलरी का वो सेट बाहर निकालती, साले रखती कहाँ है मेरे को एक तो समझ में नहीं आता। तो 2 बार पहनती साल में, रेंट पे ले ले यार। तो रेंट पे नो नहीं मिलता रेंट पे, आई एम सॉरी, किसी और से ले लो, इतना बड़ा परिवार है यार और सब सक्षम लोग हैं भाई, घर परिवार में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, किसी से ले लो। और रखना है ना तो कुछ रख लो, थोड़ा बहुत 2-4 सेट अपने को रखना रख लो, भर के रखा हुआ है, वेस्ट। हाँ, और ये हम लोगों में भयंकरी टामटी में रहता है, ये मारवाड़ी लोग ना बिल्कुल फालतू रहते हैं साले, बहुत अच्छे लोग हैं वेरी नाइस पीपल, आई एम नॉट कास्ट बायस और जेंडर बायस, बट इट डजंट मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने उसको 2-3 बार बोला भी, अच्छा तेरे को नहीं बेचना ना मत बेच, यू गिव मी एवरीथिंग एंड यू टेक इंटरेस्ट। तो शी इज़ लाइक कितना इंटरेस्ट दोगे? मैंने बोला 6%। तो बोली 6% इज़ टू लेस, बैंक तो ज़्यादा देती है। तो मैंने तुम बैंक को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शी नो। मैंने बोला क्या दिक्कत है, जब पहनना हो 15 दिन पहले पैसे देना, छुड़वा लेना, पहनना, और जैसे यूज़ पूरा हो जाए वापस बैंक में दे दो और ब्याज मिलता रहेगा तुमको। यार बैंक ना गोल्ड के ऊपर 9.5% 10% से लोन दे दी, 10%, मतलब कॉस्ट समझ रहे, 1 नंबर में पैसा आपके पास 10% में आ रहा है, वरदान है आज की रेट में। तो नहीं मानती, नहीं देना अपने को, क्यों? आई फील सिक्योर्ड। मैं मारता हूँ क्या तेरे को? सिक्योर्ड मतलब क्या? मैंने कभी तेरे को ऐसा हुआ क्या कि एक ही रोटी बची है पूरी मैं खाऊंगा और मेरा पेट भर जाए, उसके बाद जो बच जाएगा मैं तेरे को खिलाऊंगा, पहले तेरे को ही खिलाता हूँ ना, मतलब तरीका क्या है? आई फील सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि तू छत पे सोती है या वो नीचे वॉचमैन के पास सोती है जाके, मतलब कैसी बातें करती है? सिक्योर्ड मतलब क्या? मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब ये सिक्योरिटी की कोई बातें करता है। तो अरे और इतना तो भाई भरोसा रखो ना, मतलब कि यार भूखा तो नहीं मरेगा यार इंसान, मतलब कुछ भी हो जाए ना, इतनी बुरी हालत नहीं होगी भूखा मरे। मैंने यार प्लीज़ दे दे, तो मानती नहीं। अब बीच में उसका एक वो जो कौन सा सेट बोलते हैं उसको, आई डोंट नो सम शिट यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ब्यूटीफुल, हाँ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने बोला कि यार यार ये इतने सब वेस्ट है, ये वो शादी वादी के कपड़े वपड़े भी सब रखे, तो गर्ल्स का रहता है ना वो टाम टीम पूरा। तो मैंने बहुत समझदारी की बात बोली है, उसका वो शादी का लहंगा था, मेरी हमें पहले दिन से नज़र थी उसके ऊपर, बहुत महंगा था, वो हमारी तरफ से जाता है, लड़के वालों की तरफ से जाता है वो। तो मैंने एक बार उसको बोल दिया कि यार वो अपन शादी वाला लहंगा जो है वो बेच देते हैं शादी हो गई ना। ये तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की वजह से ना भारत पीछे रह गया, साला सोच ही खराब है तुम लोगों की, और क्या। उसमें गलत क्या था? मैंने उसको बोला मैंने वो बेच दे और उसका जो भी पैसा आएगा मैंने तुम रख लो ना, शॉपिंग कर लो, उड़ा दो। तो बोली शादी वाला लहंगा कैसे बेच सकते हैं? मैंने यार दान कर दो। अरे यार वो इतना हैवी होता है, वो 25 किलो का लहंगा कोई पहनता है क्या नॉर्मल केस में? वो क्या रनिंग करने जाएगी क्या लहंगा पहन के?
नॉनसेंस। वो बोली कि मैं इसकी शादी में पहनूंगी, इसकी शादी में। वो जितनी 3-4 शादियाँ बोली ना वो भी निकल गई। अभी मेरे साले की शादी थी यार रिसेंट। मैंने बोला यार अब तो देख सबसे बड़ी शादी भी होगी, अब इसके बाद तो कोई इतनी बड़ी शादी है ही नहीं कि तुम इतना हैवी लहंगा पहनोगी कहीं पे। और शादी में भी नहीं पहना साली ने। तो गुस्सा तभी आया मेरे को। वो एक और अलग से वापस नया कुछ टाम टीम खरीदा उसने और वो पहना नहीं। तो मैंने बोला यार अब तो बेच देते हैं। अभी जस्ट व्हेन आई वाज कमिंग बैक नो, मैंने उसको बोला मैंने यार अब बेच दे यार, अब सच में सेंस नहीं उसका। और बहुत सिंसियरली बोला ऐसा, मतलब मैं उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा था, जेन्युइनली उसको बोला। इसलिए कि यार तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। मैंने बोला अगर तुम हाँ करती हो कि अपन बेच देते हैं तो मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। मैं मान लेता हूँ मेरे अंदर इमोशंस नहीं, बेच दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना मेरा पति इमोशनललेस, कोई दिक्कत नहीं मेरा, मैं सुन लूंगा, जीवन भर सुनूंगा, लेकिन बेच दे उसको। तैयार ही नहीं। उसका इतना ईगो हर्ट हो गया ना कि कितना थर्ड क्लास आदमी है, अपनी शादी का लहंगा बेचने की बात कर। यूज़ क्या है? अच्छा, फिर जब ये सब वो ज्वेलरी वुलरी की बात चल रही थी ना, तो आई टोल्ड हर, मैंने बोला इसको दे दो, इसको अपन बैंक को दे देते हैं। बैंक अपने को लोन दे देगा, वो लोन का पैसा मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, बिजनेस में काम में आता है कहीं पर भी। तो नहीं। क्यों? रीज़न बताया आपको, आई फील सिक्योर्ड। अब वो शादी जब से हुई और मम्मी ने जब से मेरे से गोल्ड लिया ना, मतलब वो दिन आज का दिन मैंने खरीदना ही बंद कर दिया। और आप किस्मत देखो कितनी बुरी, जब मैं खरीद रहा था ना तब साला 3-4 साल से गोल्ड ही बढ़ा। आप उसका प्राइस देखना, फ्रॉम 2012-13 टू 16-17 गोल्ड का प्राइस 25 to 32 का एवरेज प्राइस था। सब बेच दिया मतलब सब ठिकाने लगा दिया। वो तो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया। अब ज्वेलरी में कन्वर्ट होने के बाद वो अपना उसके ऊपर कॉपीराइट ही नहीं है, वो तो अब सब महिलाओं का है। तो सब साफ हो गया, अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा उसमें। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अभी देखो अगर 42,000 43,000 यार। अभी जब 40 टच हुआ ना, ये सब ऑयल का इतना ड्रामा हुआ, 40 टच हुआ, मैंने फिर एक बार बोला, इस बार मम्मी को बोला, मैंने मम्मी इसको समझाओ थोड़े और इसको बोलो कि अपन वो निकाल देते हैं। तो मम्मी बोली कि बेचना क्यों तेरे को? मैंने मम्मी पैसे की ज़रूरत है। बोले ऐसे दिन आ गए तेरे को, घर की बहू का मतलब सोना बेचना पड़ेगा? आई फेल्ट सो, कसम से आई फेल्ट सो इंसल्टेड एंड सो हर्ट। मैंने मम्मी आपको आपके बेटे पे इतना विश्वास नहीं है कि मतलब ऐसे दिन आएंगे कि मैं सोना बेच के घर चलाऊंगा? बोले फिर क्यों बेचना है तेरे को? मैंने रखना क्यों है? तो मम्मी बोली कि यूज़ आएगा उसको पहने की। अब यार ये गर्ल्स का ना अभी अलग ट्रेंड चलता है, दे डोंट वेयर गोल्ड, दे वेयर डायमंड। हाँ यार, तो समझो ना, तो सोना वैसे भी काम में नहीं आता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने यार वो आप उसको समझाओ कि वो सोना वोना जितना भी सब निकाल दे, मतलब रेट बहुत अच्छा आ रहा है, वो बेच बुचा के उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसका 50% आप डायमंड खरीद लो और 50% मेरे को दे दो। अल्टीमेटली था तो मेरे ही पैसा, दिया मैं नहीं था। तो नहीं मानते, बस उनको ऐसा लगता है कि अच्छा। माई मदर फेल्ट वेरी बैड आफ्टर दैट। अब वो ऐसे खैर हफ्ते 10 दिन में मेरे से एक बार पूछ लेती कि बेटा कैसे चल रहा है सब, क्लास बढ़िया चल रहा है? हाँ मम्मी। बोले बच्चे अच्छे आ रहे हैं? हाँ मम्मी आ रहे हैं। बोले है मतलब उनको उसके बाद ना एक्चुअली उनको डाउट होने लग गया कि मैं कमाता हूँ कि नहीं कमाता हूँ। सो मतलब सेंस नहीं। आप लोग जेन्युइनली मेरे स्टूडेंट्स हो ना, तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, डोंट डू सच डेड इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ, यू नो। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, नॉट दिस डेड एसेट्स। गोल्ड वोल्ड क्या है यार, क्या करना है इतना रख के, साला समझ में नहीं आता है। तो एंड इक्विटी, पैसा डालना है इक्विटी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें डूबेगा ना तो भी आपको मतलब इधर यू विल अर्न और यू विल लर्न, दो ही चीज़ें मिलती है इक्विटी में। ऐसा गोल्ड वोल्ड क्या है, बर्बाद साले। डायमंड रीसेल नहीं है डायमंड का? हाँ बट नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या। अरे तो मैं तो 50% का बोल रहा था ना कि 50% डायमंड में डालेंगे, 50 तो मेरे हाथ में लगता है, मेरे को क्या करना, गोल्ड है डायमंड है, अपने को दोनों ही नहीं मिलने वाले, एटलीस्ट 50% तो मिलता उसमें। चलो भैया आगे देखो। नेक्स्ट, स्पेशल स्कीम्स। या व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल स्कीम्स? ये स्पेशल स्कीम्स ना एक पर्टिकुलर इंडाइस में इन्वेस्ट करती है, या एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है। एक मिनट सुनना। हाँ, अच्छा ये वर्ड हम सबने सुना हुआ है ना? सेंसेक्स सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद निफ्टी सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बैंकेक्स नहीं सुना होगा।
है ना, ये बैंक निफ्टी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। एक मिनट देखना जरा। सेंसेक्स इज अ बास्केट ऑफ 30 स्टॉक्स। कितने स्टॉक्स हैं? लाइकवाइज निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स। ओके, एक डीवीआर है, उसको आप साइड में रखना, इधर ध्यान देना। अब स्पेशल स्कीम मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कोई सेंसेक्स बेस्ड स्पेशल स्कीम है तो सिर्फ सेंसेक्स के इन 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, बाकी कहीं नहीं करेगी। जैसे एक और इंडाइस है जिसे हम बोलते हैं BSE 200। BSE 200 मतलब BSE की जो टॉप 200 कंपनीज हैं वो इसके बास्केट में है। तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे सिर्फ इन टॉप 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, बाकी कहीं नहीं करोगे। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, साल में एक आध बार कुछ चेंज हुआ तो चेंज हुआ, अदरवाइज नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो स्पेशल स्कीम मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर बास्केट की सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई सेंसेक्स बेस्ड बास्केट है, BSE बास्केट है, तो वो सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। कोई निफ्टी बेस्ड बास्केट है तो सिर्फ इन 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। BSE टॉप 200 है तो सिर्फ इन 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी स्टॉक नहीं परचेज करेगा। तो जो म्यूचुअल फंड इस तरीके के इंडाइसेस में इन्वेस्ट करता है उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्कीम। आ रहा है समझ में? उसे आप क्या बोलते हो? स्पेशल स्कीम। आगे देखना, ऑफशोर। ऑफशोर नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑफशोर मतलब क्या होता है? आउटसाइड इंडिया, है ना। सो ऑफशोर फंड मतलब जो इंडिया के बाहर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, इज बेसिकली ऑफशोर फंड। उस दिन कोई पूछ रहा था ना कि वेदर यू कैन बाय शेयर्स एट US स्टॉक एक्सचेंज, कैन यू बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। सो विथ RBI परमिशन ऑब्वियसली आप इंडिया के बाहर एक्सपोजर ले सकते हो, है ना। अब सी एज एन इंडिविजुअल अपने लिए बहुत प्रॉब्लम है, इतना परमिशन रूट ये सब चक्कर। फंड्स के लिए ठीक है, मतलब उनका रोज का काम है वो। आगे देखना नेक्स्ट, न्यू डायरेक्शन फंड। ये सब आप क्या पढ़ रहे हो? अलग अलग स्कीम्स है ना। न्यू डायरेक्शन फंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू डायरेक्शन फंड्स? जैसे ये अर्ली स्टेज कंपनीज नहीं होती है, ये वो बिजनेसेस होते हैं विच आर वेरी न्यू टू द वर्ल्ड, है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा अगर सुन रहे हो ना, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। बायोटेक कंपनीज जितनी भी है, ये बहुत हॉट केक है आज की डेट में। फिर एनी कंपनी विच इज़ फोकसिंग ऑन लेट्स से रूरल डेवलपमेंट, अगेन हॉट सेलिंग, मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। फिर AI के बारे में आपने सुना होगा, या IoT के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी, रोबोटिक्स हो गया, ये सब बहुत लेटेस्ट है। तो न्यू डायरेक्शन फंड्स मतलब क्या होता है, जो इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है विच आर इनटू सम न्यू सेट ऑफ बिजनेसेस, मतलब जो बहुत कन्वेंशनल बिजनेसेस नहीं है, राइट। अब ये किराने की दुकान, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना मॉडल है, इसको रिटेल बोलते हैं हम लोग, रिटेल सेगमेंट हो गया पूरा का पूरा, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। न्यू डायरेक्शन फंड्स मतलब इस तरीके के नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है विच आर वेरी न्यू टू द वर्ल्ड, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। फायदा क्या है? फायदा अर्ली मूवर, पहले हैं उस बिजनेस में, हो सकता है चल जाए। अब जिसने पहली बार मोबाइल फ़ोन बनाया होगा, राइट, सो दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर द वर्ल्ड। तो जब पहली बार मोबाइल बना तो लोग उसके लिए एक्साइटेड थे, अब मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है, तो वो इसमें न्यू डायरेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन आज आप AI की बात करते हो, AI इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी न्यू टू द वर्ल्ड, राइट। तो आज नया है, आज से 20 साल बाद देखोगे तो ये बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी। अरे समझ में, आर न्यू डायरेक्शन फंड्स। नेक्स्ट देखना, ETF। यार ETF का ना एक ये गोल्ड क्लासेस कंपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना GTF बोलते हैं हम लोग। GTF इज गोल्ड ETF। क्या होता है आप सुनना। अच्छा, सी व्हेन यू बाय गोल्ड, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क? व्हेन यू बाय गोल्ड, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क? रिस्क वो तो हर इन्वेस्टमेंट में। पोजेशन, जब गोल्ड खरीदते हो ना तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि उसको संभाल के रखना है आपको, उसका फिजिकल यूज बेसिकली, राइट। चोरी हो गया तो वैल्यू जीरो हो गई, है ना। मैं प्राइस फ्लक्चुएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आई थिंक हर इन्वेस्टमेंट में कॉमन है। चीज़ के प्राइस बढ़े तो अच्छा लगता है, गिरे तो बुरा लगता है आपको। नाउ GTF क्या होता है, या गोल्ड ETF क्या होता है? पहला, आपने या तो गोल्ड खरीदा इन फिजिकल फॉर्म से, आपने सिक्का खरीद लिया, कोई कॉइन खरीद लिया, ये पहला। अच्छा, दूसरा, आपने
गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ना खरीद के आपने गोल्ड का एक सर्टिफिकेट खरीद लिया। क्या खरीदा आपने? सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो लिंक्ड है गोल्ड से। मतलब अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आज गोल्ड आपको खरीदना है 40,000 रुपीज़ का, उसका फिजिकल गोल्ड का प्राइस है पर 10 ग्राम्स, तो जब आप ये सर्टिफिकेट खरीदोगे इसका भी प्राइस कितना होगा? 40। ओके, सो इस सर्टिफिकेट के लिए अंडरलाइंग एसेट मतलब वो अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? किससे डिराइव कर रहा है इस केस में? गोल्ड। तो अगर गोल्ड का भाव बढ़ता है कि अगर सपोज कल ये बढ़ के 43,000 हो जाता है तो आपके सर्टिफिकेट की कीमत भी कितनी हो जाएगी? 43। कल अगर ये गिर के वापस 39,000 हो गया तो आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 39,000। ये समझ में आ रहा है? सो GTF मतलब क्या होता है? जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। और गोल्ड ETF मतलब क्या है? अपनी वैल्यू किससे डिराइव करेगा? गोल्ड से। गोल्ड का प्राइस बढ़ा, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। गोल्ड का प्राइस गिरा, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं ETF। तो जैसे आप गोल्ड बाय सेल कर सकते हो, वैसे ही ये सर्टिफिकेट्स भी आप बाय सेल कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो इस तरीके की एसेट क्लास में डील करता है उस फंड को हम लोग ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब आप इसे एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी एसेट फिजिकल फॉर्म में नहीं आती है, राइट? फिजिकल फॉर्म से आपके पास सिर्फ रेट आता है। आप एसेट जो भी खरीद रहे हो किस फॉर्म में आती है? सर्टिफिकेट फॉर्म में एसेट आती है आपके पास। समझ में आ रहा है? सर्टिफिकेट का एडवांटेज क्या है? रिस्क कम रहता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं फिजिकल फॉर्म में आता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास, तो आपके डीमैट अकाउंट में रखा रहता है, आपको पता है कुछ सेफ ही है, वहाँ से तो क्या ही सर्टिफिकेट जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड लास्ट इज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये हो गया सेक्टर। अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, से फॉर एग्जांपल JMR, नाम सुना हुआ है? नाम नहीं सुना? GVK, मां कसम, क्या सुना है रे? IRB तो सुना होगा यार, ये तो बॉम्बे की कंपनी है। IRB भी नहीं? अबे एक्सप्रेसवे पूरा IRB ने बनाया है, बॉम्बे पूना। हाँ, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब अशोका बिल्डकॉन, ये सुना हुआ है? नाइस, ये सुना हुआ है। इतनी बलती हुई कंपनी सुनी हुई और ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम नहीं सुने हुए। अच्छा, तो एक मिनट सुनना। हाँ, ये सब कौन सी कंपनीज है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इन कंपनीज की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में नहीं। किस में इन्वेस्ट करेगा? डेट, आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या पढ़ी आपने? स्कीम्स, है ना? सो दो मेन टाइप्स है, कौन सी? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और उसके ये सारी की सारी आपकी सब टाइप्स है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन था कुछ? है ना? क्या था? सुनील मेरी जान, अभी बुक्स दे सकते ना इनको 5 मिनट के बाद कि कल? अच्छा ठीक है। हाँ, देख 5 ही मिनट में मैं इनको फ्री कर देता हूँ, है ना? हाँ, क्या है? मर्चेंट बैंकर, रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अच्छा सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो, सुनो, बस ये इतना सा बता रहा हूं आपको, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक झापड़ मारूंगा, तुम बस चेक तो कर लो कि तुमको आता है कि नहीं आता है। चेक नहीं करोगे क्या? जो मैं बोलता हूं सब ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं रखने का। देखो जरा, ये आपको आता है। स्पॉन्सर पढ़ा है हम लोगों ने पहले दिन, फंड स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना। स्पॉन्सर कौन होते हैं जल्दी बताओ? प्रमोटर, वेरी नाइस। वो बताया था 40% नेटवर्थ AMC की कौन कंट्रीब्यूट करता है? स्पॉन्सर। याद आ रहा है ना? बगा पुड़े। AMC बताया आपको क्या करती है? ट्रस्टी क्या करता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स। फिर यूनिट होल्डर कौन होता है? जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। याद आ रहा है ना? बोला मैं तुमको पहले से पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? फंड जिसके पास पैसा आता है। किस फॉर्म में एस्टैब्लिश करते हो? ट्रस्ट के फॉर्म में। पढ़ा है। अरे कुछ नया पढ़ाऊं तो चक करना ना, ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने। कस्टोडियन पता है क्या करता है? कस्टोडियन फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करता है। बहुत बढ़िया। ट्रांसफर एजेंट, एक झापड़ मारूंगा, पढ़ा ही नहीं मैंने साल। RTA STA पढ़ा था, याद है?
तो सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग में फंड की हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड की भी यूनिट्स होती है ना, वहाँ शेयर्स होते हैं, यहाँ पर यूनिट्स होती है। तो आरटीएसटी का मेन काम क्या है कि पहला सबको अलॉटमेंट करना, एक बार अलॉटमेंट हो गया फिर जब भी आप यूनिट सेल करते हो तो बुक्स में नाम चेंज करना, सेलर का नाम हटाओगे, बायर का नाम लिखोगे। अरे समझ में, आर ट्रांसफरिंग। एंड डिपॉजिटरी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज की कस्टडी किसके पास होती है, डिपॉजिट। अबे यार तुम ना मेरे को बहुत टेंशन दे देते, रुको एक मिनट, थांबा, ये सब था ना इसमें, तो पढ़ाया ना, अब लग रहा है पढ़ाया। ठीक, अब आंसर लिख ले, चल क्वेश्चन निकालो जल्दी से। हाँ, क्या मर्चेंट बैंकर ना, हु इज द मर्चेंट बैंकर इन द रूल ऑफ मर्चेंट। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, आंसर क्या लिखवाऊं इसका, एक बार क्वेश्चन, हाँ वैसे लिखवा दूँ ना, स्ट्रक्चर। ओके चलो डन, लिखो मैम क्वेश्चन क्या। रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी मार्केट। आगे ऑल्सो नोन एज मर्चेंट बैंकर। हाँ चलो लिखो, मर्चेंट बैंकर मीन्स अ पर्सन, ओके कट करो और लिखो पहले, एज पर सेबी in bracket merchant bankers, SEBI in bracket merchant bankers bracket close, regulations का R capital comma 1992 as per SEBI merchant bankers regulations to 1992 comma a merchant banker is a person, क्या काम करता है, merchant banker is a person who is engaged in the services related to, who is engaged in the services relating to issue management or selling, buying or dealing in securities, or selling, buying or dealing in securities मार डालो और access advice, acts act s advisor, manager or consultant to the issue, advisor, manager or consultant to the issue। देखा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करना। ओके, सेकेंड पॉइंट, टू बिकम अ मर्चेंट बैंकर, the body corporate must have obtained certificate of registration from SEBI, and its net worth shall be at least 5 crores. Net worth shall be at least 5 crores. Full stop. Paragraph change. अगर points में लिख रहे हो तो third point. His role includes the following. देखा?
बाकी सब पॉइंट्स लिखना है आपको, वो पता है आपको क्या लिखना है ना, वो डायरेक्टली नोट से एज इट इज़ आप लिख सकते हो। क्वेश्चन लिख लें आज का जल्दी से। कैसी बातें करो? नो, राइट, नो 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 नो। अच्छा टेस्ट चाहिए तुमको, रुको एक मिनट। differentiate between a registrar and a share transfer agent। अभी आपने कितने 10 क्वेश्चंस लिख लिए क्या टोटल? 8, अभी तक 8 लिखे। अच्छा, अब मैं कल से ना थोड़ा एक लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाता हूँ, है ना। एंड टुडे इज ट्यूसडे, है, टेस्ट अपना डिपॉजिटरी हो गया, बाय बैक हो गया। कमिंग संडे ओके, मेरी बात सुनो, मेरे को कंप्लीट तो करने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो पूरी बात। सैटरडे और संडे म्यूचुअल फंड्स नहीं, अच्छा सेबी, ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड सेबी, ये सैटरडे और संडे, समझ में आ गया? इधर सैटरडे और संडे। लेट मी डिसाइड समथिंग, ऐसा मेरे को फील होने दो कि मैं टीचर हूं। अपन देखते हैं, मैंने टेस्ट बता दिया, या सैटरडे को गया संडे को, चक चक मारी बंद। समझ में आ गया? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2, ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड सेबी। क्लियर है? बहुत बहुत